प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित। 30 से भी अधिक देशों के 5000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। 3 दिनों तक चलने वाले वर्चुअल सम्मेलन का विषय है वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। कई केंद्रीय मंत्रियों का भी होगा संबोधन। प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से आज करेंगे वार्ता। सामाजिक संस्थाओं द्वारा लॉकडाउन में किए गए खाद्य वितरण और अन्य सहायता कार्यों पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मिली मंजूरी। कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब सितंबर तक मिलेंगे लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर। प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत तैयार मकान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों ने की भाजपा नेता वसीम बारी, उनके भाई और पिता की हत्या। उनकी सुरक्षा में लगे सभी 10 पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसीम के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। कोविड-19 महामारी के दौरान 5 मई को शुरू किए गए अभियान के तहत करीब 4000 भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार के प्रयासों में मजबूती लाने के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स देगा राज्यों के डॉक्टरों को टेली कंसल्टेशन से दिशा निर्देश। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 61.53%। पिछले 24 घंटों में हुई 2,62,000 से भी ज्यादा नमूनों की जांच। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के पार। चीन की विस्तारवादी नीति की दुनिया भर में हो रही है आलोचना। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, चीन का अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक व्यवहार उनकी संप्रभुता के लिए है खतरा। कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बदलते रुख के जवाब में पूरी दुनिया को होना चाहिए एकजुट। और इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच साउथहैम्पटन में शुरू हुई बहुप्रतीक्षित टेस्ट मैच के पहले दिन बरसात ने फेरा पानी। ओवरों में कटौती के बाद पहले दिन खेल की समाप्ति तक मेजबान ने 1 विकेट का नुकसान पर बनाए 35 रन। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के प्रति अपना समर्थन किया प्रकट। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और कोरोना वायरस संकट के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण एवं अन्य सहायता पहुंचाने संबंधी प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के निवासियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने अपने प्रयासों के माध्यम से तथा जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए राहत कार्यों के दौरान ये सुनिश्चित किया कि जरूरतमंदों तक सही समय पर खाना पहुंचे। प्रधानमंत्री ऐसे सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों और प्रयासों पर चर्चा करेंगे। बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के 100 से भी अधिक संगठनों ने निजी प्रयासों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 20 लाख भोजन के पैकेट और सूखे राशन के 2 लाख किट बांटे। रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण देंगे। 3 दिवसीय इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड।
इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब और गृह सचिव प्रीति पटेल, भारत में अमेरिकी राजदूत केन जेस्टर और अन्य गणमान्य लोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मधु नटराज की आत्मनिर्भर भारत पर एक शानदार प्रस्तुति होगी और सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के 100वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके 3 प्रतिष्ठित छात्र संगीत का एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहना दिया है। जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने ये योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी। इस योजना पर 13,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों, कर्मचारी और उसके नियोक्ता दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो 1,60,000 छोटे मकान 160 शहरों में बने हैं, उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2,500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बांदीपोरा में आतंकियों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता शेख वसीम बारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने वसीम बारी और उनके पिता और भाई पर भी गोलीबारी की। इस घटना में उनके पिता और भाई की भी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि परिवार में 8 लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी। दुर्भाग्यवश घटना के समय कोई भी उनके साथ नहीं था। उनकी सुरक्षा में लगे सभी 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये घटना उस वक्त घटित हुई जब बीजेपी नेता वसीम बारी अपने पिता और भाई के साथ दुकान पर थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर बताया कि इस संबंध में पीएम मोदी ने जानकारी ली और आतंकी कार्रवाई का शिकार हुए भाजपा नेता वसीम बारी के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने ट्वीट में इसे पार्टी की बड़ी क्षति बताया और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के दावे पर कहा कि हम राजनयिक चैनलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। कुलभूषण जाधव के सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के इनकार के पाकिस्तान के दावे को विदेश मंत्रालय ने ढकोसला बताया है। साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने जाधव पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का दबाव डाला है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जाधव से बिना रुकावट के संपर्क नहीं करने देने से इनकार करना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। और अब कोरोना से जुड़ी खबर। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने का दर बढ़कर 61.5% हो गई है। अभी 2,64,944 सक्रिय मामले हैं।
देश में अब तक 4,56,830 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई है। कोविड-19 से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 20,642 हो गई है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और अन्ना द्रमुक नेता पी थंगमणि में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजली, निषेध और आबकारी विभाग का प्रभार संभालने वाले थंगमणि अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही पश्चिमी तमिलनाडु में पार्टी के दिग्गज नेता भी माने जाते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री केपी अनबालगन के बाद कोरोना वायरस की जांच में संक्रमित पाए जाने वाले वो दूसरे मंत्री हैं। और इधर बिहार की राजधानी पटना में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 7 दिनों के लिए पटना में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यानी कि एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और 3 महीने से ज्यादा वक्त के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में यात्रियों के लिए होटल फिर से खुल गए हैं। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए होटलों में ठहरने का बेहतर प्रबंधन के साथ ही मेहमानों के साथ साथ होटल के कर्मचारियों की सुरक्षा के भी बेहतर उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर होटलों को बुधवार से खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन होटलों में केवल 33% ऑक्यूपेंसी ही हो सकेगी। भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही इस उद्योग को फिर से खड़ा करने के लिए ऑक्यूपेंसी के नियमों में पुनर्विचार करने की भी अपील की है। एक और बड़ी खबर, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। कोरोना संकट के कारण विदेशों में फंसे हुए भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए नौसेना ने बीती 5 मई को इस अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान 3,992 भारतीयों को समुद्र के रास्ते भारत वापस लाया गया। भारतीय नौसैनिक पोत जलाश्व, ऐरावत, शार्दुल और मगर ने इस अभियान में भाग लिया। 55 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान समुद्र में 23,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की गई। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO कानून के तहत जब्त की है। ये इस कानून के तहत संपत्तियों को जब्त करने का देश में पहला मामला है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार भारतीय अदालतों के न्याय क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने के मकसद से 2018 में इस कानून को लेकर आई थी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 8 जून को ईडी को संपत्तियों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया था। नीरव मोदी को इसी अदालत ने पिछले साल 5 दिसंबर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। एजेंसी अब तक धन शोधन रोकथाम कानून के तहत नीरव मोदी की 2,348 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। नीरव मोदी इस समय ब्रिटेन की एक जेल में बंद है। केरल में सोने की तस्करी मामले में वामपंथी सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से इस मामले में उनके कार्यालय के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर इस्तीफे की मांग की। इस बीच विजयन ने बुधवार को इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे एक प्रभावी जांच के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 किलोग्राम से भी अधिक सोने की बरामदगी को लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस सोने को राजनयिक सम्मान में रखकर राज्य में तस्करी कर लाने का प्रयास किया जा रहा था। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के गंभीर प्रभाव थे क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की संबंधित केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध भी किया और कहा कि राज्य जांच के लिए हर संभव सहायता करेगा। केरल कांग्रेस और भाजपा द्वारा निशाना बनाए जाने पर मंगलवार को सरकार ने मुख्यमंत्री के सचिव और आईटी प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को पद से हटा दिया। विपक्ष ने आईटी विभाग की एक महिला अधिकारी की नियुक्ति को लेकर उन पर निशाना साधा था। सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले में सोमवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी की। खबर उत्तर प्रदेश से 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल विकास दुबे के कुछ सभी नोएडा फिल्म सिटी के कुछ पत्रकारों के संपर्क में
हैं। ऐसी खबर है कि वो किसी न्यूज़ चैनल में सरेंडर कर सकता है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा की फिल्म सिटी को पूरी तरह से घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ भी वहां पर मौजूद है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता के नियंत्रण वाली कंपनियों की 14 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्तियां धन शोधन रोकथाम कानून के तहत जब्त की है। ये गुप्ता के खिलाफ संपत्ति जब्त करने संबंधी दूसरा आदेश है। एजेंसी ने पिछले साल दिसंबर में भी उनकी और उनके परिवार की 36.12 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्तियां जब्त की थी। गुप्ता के खिलाफ ईडी का मामला मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद कंपनी लिमिटेड मेगा के धन के कथित दुरुपयोग और कथित आपराधिक कदाचार से संबंधित हैं। गुप्ता अप्रैल 2011 से अगस्त 2013 तक मेगा के अध्यक्ष रहे। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गुप्ता ने 2002 में सेवा छोड़ दी थी और नीसा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम तले अपना कारोबार शुरू किया था। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने बुधवार को कहा कि उसने आंकड़ों और सूचनाओं के परस्पर नियमित आदान प्रदान की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के साथ एक समझौता किया है। सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह समझौता 8 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इसके तहत एक सूचना आदान प्रदान संचालन समूह बनाया गया है जो आंकड़ों के आदान प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने और इसकी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के विषय में समय समय पर बैठक करेगा। सेबी ने कहा कि ये समझौता सीबीडीटी और सेबी के बीच आंकड़ों और सूचनाओं को स्वचालित और नियमित आधार पर साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि सीबीडीटी और सेबी दोनों के पास आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए निर्बाध संपर्क हो। और बाद बारिश और बाढ़ की पूर्वोत्तर राज्य असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि राज्य के 12 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। कल एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही इस बार राज्य में बाढ़ से मारे जाने वालों की संख्या 40 हो गई है। 340 से भी ज्यादा गांवों और अन्य स्थानों में 1,70,000 से भी ज्यादा लोग बाढ़ से अभी भी प्रभावित हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ के पानी की वजह से जमीन कटने से सादिया, माजुली और बोंगाईगांव जिलों में काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिससे धुबरी, बोंगाईगांव, ग्वालपारा, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, जोरहाट और डिब्रूगढ़ समेत 18 जिलों में नदियों के किनारों पर बसे गांवों में बाढ़ आ सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल 2022 तक नल से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। वहीं जल शक्ति मंत्री ने उत्तर प्रदेश को 100% FHTC राज्य बनाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जल जीवन मिशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने राज्य को 100% FHTC राज्य बनाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने जलापूर्ति योजनाओं को रेट्रोफिटिंग करने और मौजूदा सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट से घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाने का आग्रह किया, ताकि वापस लौटने वाले प्रवासियों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराए जा सके। मुख्यमंत्री ने विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 38 जिलों में प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली राज्य सरकार की योजना पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अब तक 10.23 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.02 करोड़ घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। वर्ष 2020-21 में राज्य को 2,550.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और राज्य के पास वर्तमान में 6,966.26 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश को 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 9,752 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसका 50% उपयोग जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए किया जाना है। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट,
पुनः उपयोग और जल आपूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन व रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए इस कोष को उपयोग करने की योजना बनाने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने ग्राम कार्य योजना और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करने पर भी जोर दिया, जिसमें न्यूनतम 50% महिला सदस्य होंगे। यह समिति गांव में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।